आइए तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट है अपना वर्णमाला एवं लिपि। हिंदी दिशा बुक 2020 से है। आइए तो पहला क्वेश्चन अपना, वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। अच्छे से जानते हो आप। भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण के दो प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। ध्वनि के बोले और लिखे रूप को वर्ण कहते हैं, जैसे क, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई है। तो भाषा की लघुत्तम लिखित इकाई वर्ण है। संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या है 44। संयुक्त कितने हैं? 4 है। तो याद रखिएगा, संयुक्तों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या 44 है। देखिए, हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन, अर्थात कुल 44 वर्ण है तथा 4 संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर याद रखिएगा 6 है। ये तो एक त्रय, एक अपना ज्ञ और एक अपना श्रय। क और स से मिलकर श्रय 6 बनता है। त्रय तय और रै से बनता है, आधा तय और रै से। ज्ञ आधा जय और न से बनता है, और श्रय आधा स और रै से मिलकर बनता है। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय। नेक्स्ट आते हैं, उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। देखिए, उच्चारण बोले तो उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को प्राय 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? लघु, गुरु और प्लुप्त। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम गुरु स्वर कहते हैं, जिसे क्या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। देखिए, जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से निकलती है उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उच्चारण समय के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जो लघु स्वर कहते हैं, केवल मात्र 4 है, ए, ई, उ और री। दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर भी कहा जाता है, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और आ। ये अपने दीर्घ स्वर है। भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाषा में स्वतः उच्चारित ध्वनियों को हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। जब एक ही स्वर में ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के साथ कौन सा स्वर हो जाता है? याद रखिएगा, जब एक ही स्वर में ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के साथ कौन सा स्वर होता है? दीर्घ स्वर होता है। निम्न में से ह्रस्व स्वर नहीं है, तो याद रखना ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4 है। उ है, ए है, री है और एक ई है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? ए नहीं है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। याद रखिएगा, ध्वनि भाषा की लघुत्तम इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? तो अक्षर ध्वनि कौन सी है? ई। ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी है? ई है। देखिए, स्वर का अर्थ होता है अविनाशी या अनाशवान।
अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, जैसे क, ख, ई, उ, च। ध्वनि लघुत्तम रूप अक्षर है। हल जिसे व्यंजन और अज स्वर वर्ण मिलकर, इन दोनों को मिलकर क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। आगे आते हैं, ये थोड़ी व्याख्या है, इसमें आप मत फंसिए, और जरूरत है तो मैं आपको बता दूंगा उसको। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है, तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है 11 है। कितनी है? 11 है। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो याद रखिएगा, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। इधर अपनी व्याख्या दी गई है, ये देखिए 5 भागों में बांटा गया है। आगे आते हैं, पहले क्वेश्चन के माध्यम से चलते हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? ये स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। आगे आते हैं, प, फ का उच्चारण स्थान क्या है? तो कौन सा है? ये अपना ओष्ठ है। प, फ ये कौन सा है? ओष्ठ है। अब बता देता हूँ मैं आपको व्याख्या में। तो देखिए, ये अपने 5 वर्ग हैं। कंठ है, क वर्ग अपना कौन सा है? कंठ है। च वर्ग अपना तालव्य है। ट वर्ग अपना मूर्धन्य, और त वर्ग अपना दंत, और प वर्ग अपना ओष्ठ है। और अंत्यस्थ व्यंजन ये अपने है ही है, और ऊष्म संघर्षी व्यंजन सहसे है। तो इनको याद रखिएगा। आगे आते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। ये अपना कंप्लीट हो गया। प, फ जो प वर्ग है वो अपना आता है ओष्ठ में। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। अभी बताया था कि जो प वर्ग है वो कौन सा है? ओष्ठ वर्ण है। तो इसमें से जो न वाला, ये 6 चम्मच की लाइन का न वर्ण है, वो कौन से में आता है? आपको पता है, तालुव्य में आता है। निम्न कथनों में सर्वाधिक उपयुक्त कथन है। तो रे अंत्यस्थ व्यंजन वर्ण है, ये बात बिल्कुल सही है। और ई का उच्चारण स्थान तालु है, ये भी सही है। तो पहला इसमें दोनों सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो तालव्य कौन सा है? ज। जो च वर्ग है अपना, वो तालव्य है। किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? तो अभी बताया था च वर्ग है अपना तालव्य व्यंजन। ज, ध, तो ज तो अपना कैसा हो गया? तालव्य। और जो त वर्ग है वो अपना किसका आता है? दंत क्या आता है? तो ये तालव्य और दंत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तो तालव्य व्यंजन अपना किस में नहीं है? ये कंठ्यस्थ है। कौन सा है? कंठ्यस्थ है। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन ख किस वर्णों से मिलकर बना होता है? तो ये क और स से 66 कोण वाला, इससे आधा क और आधा 66 कोण वाला, ये इससे मिलकर क्ष बनता है। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन कौन से है? तो संयुक्त व्यंजन मैंने आपको 4 बताए थे, 3 इसमें ऑप्शन में है, क्ष, त्र और ज्ञ। एक कौन सा है अपना? श्रय। कौन सा है? श्रय। नेक्स्ट, निम्न में से संयुक्त व्यंजन है, तो अपना चौथा यहाँ पे दे दिया, श्रय। संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है, तो संयुक्त व्यंजन का उदाहरण अपना कौन सा है? क्ष। संयुक्त व्यंजन है, तो अभी इसमें दे दिया त्रय। क्ष ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये भी अपना वही क्वेश्चन है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। और ज्ञ किसके योग से बना है? तो ये भी हम जानते हैं कि ज और आधा ज और न से मिलकर ये अपना ज्ञ बनता है। किस क्रमांक में मूल स्वर है? तो किस क्रमांक में मूल स्वर है? उ। हम जानते हैं मूल स्वर कितने हैं? 4 है, ए, ई, उ और री, ये मूल स्वर हैं। व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने आधार पर किया जाता है? तो व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। देखिए, व्यंजनों का उच्चारण की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, उच्चारण स्थान और प्रयत्न के हिसाब से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से सघोष अल्प प्राण है। तो सघोष अल्प प्राण कौन सा है अपना? द। देखिए, स्वर तंत्रियों में होने वाली गूंज या नाद कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। घोष, जिसे सघोष भी कहा जाता है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। अब आपको सीधा बता देता हूँ कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, कि वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन क्या कहलाते हैं? घोष या सघोष व्यंजन। आप इसमें देख लीजिए, तीसरे, चौथा और पांचवा वर्ण है वर्ग का। अघोष व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज उत्पन्न नहीं होती है उसे अघोष व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। आगे आते हैं, देखिए अल्प प्राण को भी देख लेते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख विवर से कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं। यथा जैसे कै, गैण, ये अपने कहने कलम वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन। याद रखिएगा, प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। और इधर ण, ड, य, र, ल, ब, ये भी अपने अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। महाप्राण, जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली श्वास की मात्रा अधिक होती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ख, ग, ख, घ, कहने का मतलब द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन वर्ण ये अपना महाप्राण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के दो वर्ग बनते हैं। कौन कौन से? अघोष और सघोष। याद रखिएगा, स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर अघोष और सघोष दो व्यंजन बनते हैं। सघोष व्यंजन नहीं है, तो सघोष कौन कौन से नहीं है? ये अपना क और ख, ये सघोष व्यंजन नहीं है, क्योंकि हमको पता है सघोष व्यंजन में तीसरा, चौथा और पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन आता है। महाप्राण वर्ण कौन से हैं? ये भी आप जानते हो कि दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण की श्रेणी में आता है। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो सघोष व्यंजन कौन सा है? य और र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन अपना त और थ, यह अपना अघोष व्यंजन है। त, थ, क्योंकि सघोष में अपना तीसरा, चौथा और पांचवा आता है। किस क्रम में अघोष व्यंजन नहीं है? तो किस में नहीं है? ये अपना सघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन नहीं है। जबकि क, थ, फ ये अपना अघोष व्यंजन है। किस क्रम में अल्प प्राण ध्वनि है? तो अल्प प्राण ध्वनि कौन सी में है? क और ल, ये अल्प प्राण ध्वनि में सम्मिलित है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्प प्राण वर्ण अपने क और ग। ये कहने का मतलब हिंदी वर्णमाला का पहला, तीसरा और पांचवा, ये आपको पता है, पहला, तीसरा, पांचवा ये अल्प प्राण की श्रेणी में आते हैं। निम्नांकित में से महाप्राण वर्ण है, तो ये आपको पता है स, ये महाप्राण वर्ण की श्रेणी में आता है। निम्न में से अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण कौन सा है? क। आप समझ चुके हैं, आप क्वेश्चन लगाएंगे जल्दी जल्दी। कौन सा वर्ण घोष वर्ण है? तो ल अपना घोष वर्ण है। कौन सी ध्वनियाँ अघोष है? तो अघोष अपना कौन से है? पहला, तीसरा, बोले तो वर्ग का पहला, तीसरा, ये पांचवा, ये अपनी अघोष है। यहाँ पे दिया है कौन कौन सा? छ और त और प, ये अपने अघोष वर्ण है। तो इसमें कौन सा है? दूसरा। अघोष वर्ण नहीं है,
तो अघोष वर्ण कौन सा नहीं है? ब। ब अपना घोष वर्ण है। स्वर विषयक असंगत कथन है, तो कौन सा है? ई उ महाप्राण ध्वनि है। ये इसमें क्या कहा है? ये गलत कहा है। ई और उ महाप्राण ध्वनि है, ये असंगत कथन है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? तो कौन सा नहीं है? छ। ये घोष वर्ण नहीं है। देखिए, घोष वर्णों को याद करने की ट्रिक तीसरा, चौथा, पांचवा, बस इतना सा याद रखिएगा। वर्ग का तीसरा, वर्ग का चौथा और वर्ग का पांचवा वर्ण ये अपने क्या है? घोष वर्ण है। आगे थोड़ा सा ये भी याद रखिएगा, ये, बे और रे, ले, ये भी अपने घोष वर्ण है। आगे नेक्स्ट, स्वर होते हैं। स्वर होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? घोष वर्ण होते हैं। निम्न में से घोष वर्ण कौन से है? तो यह अपना घोष वर्ण है। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो क और ख ये अपने अघोष व्यंजन है। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो आप समझ चुके होंगे, पहला और दूसरा ये अपने अघोष व्यंजन है। वर्ग का पहला और दूसरा। किस क्रम में घोष वर्ण नहीं है? तो किस में नहीं है? ट। ट अपना घोष वर्ण नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्नलिखित में से किस में हुआ है? तो ऑप्शन तीसरे में हुआ है, पंचांग। यहाँ पे व्याख्या दी हुई है। नेक्स्ट, द्वित का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? तो बलगा में द्वित का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना, दो समान व्यंजनों का साथ साथ प्रयुक्त होना द्वित कहलाता है। जैसे इक्का, धक्का, सुग्गा, बच्चा, थप्पड़ आदि। निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? तो यहाँ पे गलत है वो बतानी है। तो देखिए, ध सघोष है, बिल्कुल सही बात है। महाप्राण है, ये बात भी सही है। और दंत्य है, क्योंकि तय वर्ग में आने वाले दंत्य में आते हैं। और महाप्राण दूसरा और चौथा महाप्राण में आते हैं। और सघोष व्यंजन है ये है। और ब अपना सघोष, ओष्ठ्य, महाप्राण। तो ये महाप्राण नहीं होकर कैसा है? अल्प प्राण है। महाप्राण में हम जानते हैं दूसरा और चौथा, वर्ग का दूसरा और चौथा आता है, तो यही गलत हो जाएगा। च अपना ये सही है और ख भी अपना सही है। आगे आते हैं, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं ट्रक, तो ट, रे, ए इसमें यहाँ पे आ जाता है, रे के बाद में है, तो ये स्वर रहित नहीं है, क्योंकि रे की बात है, ओनली रे की। यहाँ क्वेश्चन को देखना है तो पुनर्निर्माण, देखिए पुनर्निर्माण कहाँ पे दिया हुआ है? पे, उ, ने और ए। यहाँ पे तो ए है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रे की बात है, रे के बाद कोई ए का प्रयोग नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये पुनर्निर्माण में रे का प्रयोग बोले तो स्वर रहित रे है। कैसा है? स्वर रहित है, जिसमें स्वर नहीं है। यदि नीचे का होठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? तो हम जानते हैं ओष्ठ्य ध्वनि की उच्चारण नहीं होगी, और ओष्ठ्य ध्वनि में आता है अपना पे वर्ग। कौन सा आता है? पे वर्ग। तो पे वर्ग में आता है बे। नेक्स्ट आते हैं, देखिए व्याख्या में उ, पे वर्ग बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक उच्चारण ओष्ठ्य है। ये वर्ग बोले तो नीचे का होठ काट देते हैं, तो इन ध्वनियों में उच्चारण में बहुत प्रॉब्लम होगी, मतलब तो नहीं बोलने में आएगा। उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो हम जानते हैं उच्छिप्त ध्वनि में दो शब्द आते हैं, ड और ढ। ये तो अब ये कहाँ पे दिख रही है? तो ये अपनी पढ़ाई में है। तो ये उच्छिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है पढ़ाई में। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, जिस उच्चारण में जिह्वा की नोक झटके से गिरती है तो वह उच्छिप्त बोले तो फेंका हुआ ध्वनि कहलाते हैं। जैसे ड और ढ उच्छिप्त ध्वनि यहाँ है। पढ़ाई में ड
उच्छिप्त है। उच्चारण की प्रकृति और प्रयत्न के अनुसार हिंदी ड और ढ व्यंजनों की सही संज्ञा किस क्रमांक में है? तो ये उच्छिप्त है। नेक्स्ट, स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? तो हम अच्छे से जानते हैं संघर्षी व्यंजन है। कैसे है? संघर्षी व्यंजन है जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है। जब वायु उसमें संघर्ष करती हुई निकलती है तो ऐसे संघर्षी व्यंजन क्या कहलाते हैं? संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। स, है, ख, ज, फ ये सभी कैसे है? संघर्षी व्यंजन है। व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? स तो ये संघर्षहीन है, तो ये गलत है, हीन बोल दिया क्योंकि संघर्षी व्यंजन है, हीन थोड़ी है। तो संघर्षी व्यंजन है, संघर्षहीन नहीं है। जो बाकी के लिए तीनों सही है। आगे आते हैं, किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है? तो पार्श्विक व्यंजन किस में है? ल। तो ऑप्शन तीसरे में ल पार्श्विक व्यंजन है। देखिए व्याख्या में, जिन उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़ों को छूता है और हवा पार्श्व बोले तो आसपास से निकलती है, वे पार्श्विक है। रू का वर्ण विच्छेद किस क्रमांक में है? तो आप अच्छे से जानते हैं, आधर है, हलंत वाला और बड़ा ऊ। जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो उसे वर्ण में स्थान मिलता है। तो उसे वर्ण में कहाँ स्थान मिलता है? नीचे मिलता है। जब र किसी व्यंजन के पीछे आता है तो कहाँ मिलता है स्थान? जैसे ऐसे प्र। समझ चुके होंगे, पै के पीछे नीचे यहाँ लगते हैं। आगे आते हैं, किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो किस में है? 6। ये अपने स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी होता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे च, छ, ज, झ। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर बोले तो ऊ में है। किस में है? ऊ में है। देखिए यहाँ पे व्याख्या दी हुई है, जिह्वा के आड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों के 3 प्रकार हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्र बोले तो आगे का भाग सक्रिय रहता है उसे अग्रस्वर कहते हैं। जैसे ई, ऐ। मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग तालु की ओर उठता है उसे मध्य स्वर कहते हैं। जैसे ऐ। पश्च स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पिछला भाग सक्रिय रहता है, जैसे उ, ओ, औ, आ, ये पश्च स्वर है। अग्र स्वर कौन सा है? तो अग्र स्वर ऐ है। अब यहाँ आप देख चुके हैं, क, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है? तो ये अरबी फारसी की है। किसकी है? अरबी फारसी की। देखिए, उक्त वर्ण आगत ध्वनियाँ हैं। ये ध्वनियाँ हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं की है, परंतु हिंदी में फारसी के द्वारा आई है। इन वर्णों के नीचे लगे बिंदु को नुक्ता कहते हैं। जैसे कौम, खुदा, गरीब। तो आप समझ चुके हैं, इनके नीचे जो लगे हुए हैं कौम, वो अरबी फारसी के हैं। किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? तो आप समझ चुके होंगे कि अंत्यस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं। तो र और ल में अंत्यस्थ व्यंजन है। देखिए, व्यंजन और स्वर की स्थितियों के ठीक मध्य होने के कारण अंत्यस्थ कहा जाता है। जैसे य, र, ल, ब, ये कैसे है? अंत्यस्थ व्यंजन है। किस क्रमांक में अंत्यस्थ व्यंजन है? अब तो समझ चुके हैं आप, य, ब, य, र, ल, ब अंत्यस्थ व्यंजन नहीं है। तो आप समझिए, ये, रे, ले, ये वाला नहीं है। किस क्रम में अंत्यस्थ व्यंजन अंत्यस्थ वर्ग नहीं है? तो आप जानते हैं नहीं है। किस शब्द में ऐ स्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? स्नेह,
क्योंकि जो दो मात्राएं वाले, जैसे ये वाला इसमें तो क्लियर दिख रहा है, तो इसमें अपना आई नहीं है, ए है। आगे आते हैं, किस शब्द में री स्वर नहीं है? तो किस में नहीं है? रिवाज में नहीं है। जबकि ये दृष्टि, कृपा और कृष्ण, इसमें री शब्द है। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से अयोग बाह किसे कहा जाता है? तो अयोग बाह कहा जाता है विसर्ग को। किसको कहा जाता है? विसर्ग को। स्वर के बाद आने वाली नासिक्य ध्वनियां अनुसार कहलाती है। नासिक्य ध्वनि अनुसार कहलाती है। अनुसार तथा विसर्ग को अयोग बाह कहा जाता है, क्योंकि यह न तो स्वर है और न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। किस ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? तो हम समझ चुके हैं, स्वर के बाद में आने वाली नासिक्य ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। कौन सा वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ओष्ठ्य वह नहीं है। समझ चुके होंगे आप। एक तो अपना पै वर्ग और उ ये अपने ओष्ठ्य में आते हैं। बे वर्ग बोले तो तय वर्ग वाला वो आता है दंतोष्ठ्य में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ओष्ठ्य नहीं है, कौन सा? बे नहीं है। वर्ग वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। किस क्रम में सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है? तो किस में है? है में है। किस में है? है सघोष महाप्राण काकल्य व्यंजन है। देखिए, ध्यान रहे कि ख, घ, ज और झ, ट, ठे, डे, थे और यहाँ तक महाप्राण व्यंजन होते हैं। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो हम जानते हैं ण, ये नासिक्य व्यंजन है। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख अवयव वायु को रोकते हैं, परंतु वायु मुख से न निकलकर कहाँ से निकलती है? नाक से निकलती है, उन्हें नासिक्य व्यंजन कहते हैं। यह हम जानते हैं। ये 5 नासिक्य व्यंजन हैं। अनुनासिक का संबंध है, तो अनुनासिक का संबंध किससे है? नाक और मुख से है। स्वर के उच्चारण में वायु यदि मुंह के साथ साथ नाक से भी निकल जाए तो उसे अनुनासिक के स्वर कहते हैं। अनुनासिक के शब्दों को चक्र बिंदु लगाकर लिखा जाता है। सभी 5 व्यंजन वर्गों के अंतिम वर्ण नासिक के ध्वनियां हैं। अनुनासिक के ध्वनियों का सही क्रम है, तो ये अपना ऑप्शन दूसरा ण ण ण क्रम से आएगा। ये तो क वर्ग में है, ये च वर्ग में है, ये ट वर्ग में है, ये त वर्ग में है और ये प वर्ग में है। ऐसे क्वेश्चनों को तो आप यूं ही सॉल्व कर दोगे। निम्न में से अनुनासिक स्वर कौन से शब्द में नहीं है? तो किस में नहीं है? घंटा में नहीं है। घंटा में अनुनासिक के स्वर नहीं है। घंटा, जबकि जो चंद्र बिंदु लगे हुए हैं इनमें क्या है? अनुनासिक है। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ओ औ ये अपने कंठोष्ठ ये व्यंजन है, कंठोष्ठ स्वर है। ओ औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से है। किस क्रमांक में स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो किसमें? स और है में। ये स्पर्श व्यंजन नहीं है, क्योंकि स है उस व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्श व्यंजन नहीं कहलाते। किस क्रम में अघोष व्यंजन है? तो अघोष व्यंजन किस में है? स में अघोष व्यंजन है। देखिए, ध्यान रखिए, ये अघोष व्यंजन है। एक बार देख लीजिए हम। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? तो किससे में नहीं टकराती? घ, इसमें जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। तो कहने का मतलब ये तालुव्य नहीं है, ये कंठ है। कंठ है, तो ये अपना तालुव्य नहीं है। तालुव्य कौन सा है? च वर्ग है। और ये और से। नेक्स्ट आते हैं, किस क्रम में
द व्यंजन के लिए सटीक बात है। तो ये सटीक बात है। तो देखिए ये उच्छिप्त व्यंजन तो बताया ही थे मैंने, मूर्धन्य व्यंजन उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से उच्छिप्त मूर्धन्य व्यंजन कौन से है? तो बताया था ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर 2 भेद होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। आगे आते हैं, स्वर तंत्रियों में होने वाले कंपन नाद के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में 2 भेद किए गए, सघोष और अघोष स्वर तंत्रियों के आधार पर। यहाँ पे क्या है? बाह्य प्रयत्न के आधार पर महाप्राण और अल्पप्राण। ओम को किस तरह स्वर कहा जाता है? ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? तो इसे इसे क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लुप्त स्वर कहा जाता है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से दुगना तथा ह्रस्व से तिगुना स्वर समय लगता है, दीर्घ से दुगना और ह्रस्व से तिगुना समय लगता है, तो उसे प्लुप्त स्वर कहा जाता है। बोले तो लॉन्गर वोवेल्स कहलाते हैं, जैसे रा, ओम। जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं समृत स्वर। 1 मिनट, उन्हें क्या कहते हैं हम? समृत स्वर। नेक्स्ट देखिए, समृत का अर्थ कम खुला हुआ मुख। अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ? तो ये हुआ था ऐ और औ का। देखिए जो स्वर 2 अस वर्ण स्वरों के मेल से निर्मित हुए हैं वे संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए ई मिलकर ए, और ए और आई की मिलकर आई ए और ए से मिलकर आई बन जाता है, ए ऊ से मिलकर ओ बन जाता है, ए और ओ से मिलकर औ बन जाता है। संयुक्त स्वर है तो संयुक्त स्वर कौन सा है? ओ है। कौन सा है? ओ है। अभी हम पढ़ के आए थे, देखो यहाँ पे संयुक्त स्वर है ये। आगे आते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए कंठ्य ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, जबकि ई संयुक्त स्वर नहीं है। ये ई संयुक्त स्वर नहीं है क्योंकि संयुक्त नहीं होकर कैसा है? दीर्घ स्वर है। ये एक ही से बना हुआ है, ई से, तो इसे दीर्घ स्वर कहेंगे। जिन स्वरों के निर्माण में ओठ गोलाकार हो जाते हैं, बोले तो होठ गोलाकार हो जाते हैं, तो वे कैसे कहलाते हैं? वृत्ताकार। कैसे कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। आगे आते हैं, किस क्रम में विव्रत स्वर है? तो किस में है? आ में विव्रत स्वर है। समृत स्वर उ और उ में समृत स्वर है। निम्न में से किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है? तो किस में करती है? तय में। बोले तो दंत्य कहलाते हैं। दंतोष्ट व्यंजन अपना कौन सा है? ब है। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो किस में नहीं है? ये में, क्योंकि हमको पता है स है ऊष्म व्यंजन है, यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी ध्वनियां दंत्य है? तो दंत्य तय वर्ग वाली है, तय, थ और से, ये भी है, क्योंकि हमें पता है तय, थ, द, ध और न तो अपनी तय वर्ग ही है, प्लस में से और लय ये भी अपनी कैसी है? दंत्य है। इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान अन्य 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है? तो किसका? तय, थ, से, ये तो दंत्य है लेकिन से नहीं है। देखिए से का उच्चारण तालु से है, जबकि तय से का उच्चारण किससे है? दंत्य से। निम्न इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो देखिए कौन सा गलत है? कै वर्ग है तथा ए आ कंठ्य वर्ग कहलाते हैं, ये बात सही है।
समस्त स्वर अघोष है, ये गलत कह दिया, क्योंकि सघोष भी है। नेक्स्ट आते हैं, देखिए हिंदी वर्णमाला में सभी स्वर घोष वर्ण है। कैसे है? घोष वर्ण है। तो इसमें क्या कह दिया कि सभी स्वर अघोष है, ये गलत कह दिया, क्योंकि समस्त स्वर कैसे है? घोष है। ये आज आप समझ चुके हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिए, ए कंठ्य ध्वनि है और उ ओष्ठ्य ध्वनि है, कै स्पर्श व्यंजन है, ये तीनों ही सही है। जबकि ये दूसरा गलत है कि स्वर अघोष ध्वनियाँ होती है, क्योंकि स्वर कैसी होती है? घोष ध्वनियाँ होती है। अभी ऊपर पढ़ के आए हैं हम, स्वर कैसी होती है? घोष ध्वनियाँ होती है। इनमें स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो स्वरों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर सवर्ण कहलाते हैं, बिल्कुल सही बात है। उ और उ से परस्पर सवर्ण बनते हैं। ओ और औ भी सवर्ण है, ये गलत है। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के दो भेद किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, ओ और औ भी सवर्ण स्वर नहीं है, इनकी उत्पत्ति एस वर्ण स्वरों के मेल से हुई है। किस विकल्प के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं? तो किसके? गे, ज, ये, बै। मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन सी है अपनी? ट वर्ग वाली। याद रखिएगा, री और टेट है वर्ग, बोले टे वर्ग, और रे, डे और ये सैण का उच्चारण स्थान मूर्धा है, अतः ये मूर्धन्य ध्वनियाँ कहलाती है। डे का अभी देखा हमने मूर्धा से है। तो नेक्स्ट चैप्टर अपना रहेगा दोस्तों शब्दकोश देखना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।